नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा कार्यक्रम शख्सियत में आज मुलाकात हो रही है यूथ लीडर राकेश जोया से। अपने क्षेत्र में दलितों के उत्पीड़न से जो भी आहत होता है तो पहली आवाज बन जाता है राकेश जोया। आज राजनीति में हाथ आजमा रहा है। फुलेरा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बने हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि सामाजिक लीडर्स अचानक राजनीति में कैसे कदम रखता है। तो पहला तो राकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। राकेश जोया, मैं कई बार देखता हूं आपके कई आंदोलन को, कई उस आवाज़ को कवर करने में भी गया था। वो लीडर्स ऐसा लग रहा था कि कुछ गरीब है, कुछ शोषित लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाता था। आज राकेश जोया को मैं देख रहा हूं कि लोगों से वोट अपील कर रहा है। पहले के राकेश जोया और अब के राकेश जोया में ये बदलाव कैसा आया? देखिए, ये कोई बदलाव नहीं है। पहले जब हम सोशल मूवमेंट करते थे, देखो हम आंदोलनकारी हैं, सोशल मूवमेंट में हम शुरू से लगे हुए हैं। जब हम आंदोलन करते थे तो ना तो कांग्रेस के लोग हमको मदद करते थे, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना किसी भी पार्टी के हमको मदद करते थे। हमको हमारे लोगों की मदद खुद ही को करनी होती थी। जब हम इकट्ठे होते हैं, सब लोग, भीम आर्मी और हम लोग सारे इकट्ठे होके लोगों की मदद कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील में, थाने, मॉब को, उस भीड़ से हम हमारे काम करवा रहे हैं, हमारे लोगों को न्याय दिलवा रहे हैं, तो फिर हम उन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को वोट क्यों करें? तो ये सोच समझ के कि जो व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करता है, वो व्यक्ति अपने लोगों को इकट्ठा करके अगर वोट लेता है तो वो ताकत शायद दुगनी हो जाएगी। हमको बार बार में आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी गरीब पीड़ित की मदद हम एक फ़ोन से कर सकेंगे। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का मैं जिक्र कर रहा था। वो पार्टी है जो राजस्थान में अभी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, रिजल्ट तो नहीं दे रही है। एक नई पार्टी से अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हो, ये नहीं लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। वो पिछले 5-6 साल से विपक्ष की भूमिका उन्होंने ही अदा करी है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के अंदर संविधान को बदलने की, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने की, और जो भी इतने सारे संगठन, इतने सारी संस्थाएं और जो संवैधानिक ढांचा बना हुआ उसको बिगाड़ने का जो प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई और हर मोमेंट में उन्होंने अच्छे से साथ दिया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों के लिए, बच्चियों के लिए किया गया आंदोलन हो, चाहे वो CAA NRC वाला आंदोलन हो, चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर बदलाव वाला आंदोलन हो, हर प्रकार के आंदोलनों में मुख्य भूमिका चंद्रशेखर जी ने निभाई। और हम भी हमारे गरीब, कमज़ोर, किसान वर्ग और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मदद ही हम करते आ रहे हैं। जब सारा काम सेम तरीके से हो रहा है और सिर्फ आंदोलन के जरिए से ही हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आंदोलन सिर्फ सामाजिक आंदोलन ना रह के एक राजनीतिक आंदोलन भी बने और राजनीति में हम इतने मजबूत हो जाएं कि कमज़ोर, पीड़ित और जो हाशिए पे जो लोग हैं, जो कतार में अंतिम रूप से खड़े हैं, उस व्यक्ति की विकास में, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में मदद हो। RLP, राजस्थान में आपका RLP से गठबंधन हो गया। क्या लगता है कि इस गठबंधन से राजस्थान की राजनीति प्रभावित होगी और एक नया रास्ता तय होगा? देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा। इस कांग्रेस के राज में SC ST पे इतना अत्याचार हुआ कि पूरे देश में पहले नंबर पे आई। सबसे ज़्यादा SC ST पे अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं और महिला अत्याचार भी राजस्थान में ही हो रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे देश में इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किए और विपक्ष की भूमिका निभाई, उसी प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस बेनीवाल जी हमारे साथ रहे। तो ये जब हम इंद्र मेघवाल जी हत्याकांड हुआ, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे तोला गुजर का आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन ऐसे थे जिसके अंदर चंद्रशेखर जी और हनुमान बेनीवाल जी ने मिलके इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को न्याय दिलाया। तो जिस प्रकार से आंदोलनों में हमको सफलता मिली, हमको ये आशा है
कि हम जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो एकजुट होकर एक तरीके से वोट देंगे और तीसरे मोर्चा बनेगा और राजस्थान में तीसरा विकल्प देगा, जो बहुत ज़रूरी है। आप पर आरोप ये भी लगता है कि फुलेरा में अगर आप आए तो दलित वोटों में सेंधमारी हो जाएगी, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को फायदा हो जाएगा, किसी को दूसरे को नुकसान हो जाएगा, किसी को ये सारा क्या है? ये जो बातें होती है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? इन बातों में देखिए, हमारी नई पार्टी है और नई पार्टी का जो वोट बैंक है वो दोनों पार्टियों से ही निकलेगा। कुछ कांग्रेस के समर्थित लोग होंगे, कुछ बीजेपी के समर्थित लोग होंगे। तो हमने जिनकी मदद करी 5 साल में, क्योंकि हम तो सोशल मूवमेंट करते ही रहते थे, हमने जिनकी मदद करी वो दोनों पार्टियों के लोगों की करी। हमने मदद करने से पहले ना तो जाति पूछी ना पार्टी पूछी, हमने मदद करी। अब जिस गांव में जिसकी मदद करी वो हमारे साथ लग रहा है, जिस नगरपालिका क्षेत्र में किसी की मदद करी वो हमारे साथ लग रहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी को लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस का आदमी हमसे मिल गया, हमारी टीम में शामिल हो गया, या बीजेपी का आदमी हमारी टीम में शामिल हो गया, तो उनको अपनी कुर्सी डगमगाई हुई दिख रही है। तो मैं तो इन दोनों पार्टी को कहना चाहता हूँ कि हम अपना मूवमेंट जो है वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, और जो आप लोगों के राजनीतिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से प्रताड़ित हैं वो सारे हमसे जुड़ेंगे, और हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, किसी को फ़ायदा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का फ़ायदा करेंगे जो व्यक्ति इतने दिनों तक हाशिए पे था, शोषित था, और हम उन्हीं की आवाज़ उठाएंगे। 2-3 छोटे सवाल और लूंगा मैं। जिस विधानसभा से आप संबंध रखते हो, जहां से चुनाव आप लड़ रहे हो, वहां का जो विधायक के 3 बार जीत चुका है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, क्या लगता है कि अपनी विधानसभा में जो विकास जो है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इनको लेकर संतुष्ट हो, या क्या लगता है आपको? टोटल फेलियर है हमारी विधानसभा। हम 200 विधानसभाओं को देखते हैं तो फुलेरा आखिरी 1-2 में आई विकास के नाम पे। इस विकास में फेलियर के लिए जिम्मेदार किसे मानते हो? इस विकास में फेलियर के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, वो हैं, और उसी प्रकार से उसको काउंटर नहीं किया जा रहा है। जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं निभा पा रही है। तो दोनों तरीके से दोनों इसके अंदर शामिल हैं और दोनों ही विकास में अवरोधक बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम यहाँ पे तीसरा मोर्चा आगे आए तो विकास के नए आयाम हम यहाँ खोलेंगे। आप पर जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता है, बताते हैं कि भाई आप एक जाति को तो ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, बाकी को नहीं करते हो। ये क्या है? ये विरोधियों की चाल ही है या क्या है ये? देखिए, अब जाति एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति पैदा होते ही उसकी चिपक जाती है, माथे पे लिखा हुआ नहीं होता, पर वो जाति आपके साथ रहती है। और मुख्य रूप से जिस अनुसूचित जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, सबसे ज़्यादा अत्याचार उसी जाति पे होते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जाति की राजनीति करता हूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादातर आंदोलन जो हुए वो विशेष रूप से उसमें पीड़ित पक्ष SC वर्ग था, कुछ जगह ST भी थी। लेकिन ये कहना कि मैं एक जाति की राजनीति कर रहा हूँ वो गलत है। हमने नरेना में 4 साल की बच्ची थी, एक मुस्लिम बच्ची थी, उसका रेप और मर्डर हुआ, बहुत घृणित कार्य था। हमने तो उसमें भी आंदोलन किया। उसके अंदर अगर जाति, जैसे वैसे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, पीड़ित की जाति मानते हैं हम, लेकिन अपराधी की हम जाति नहीं मानते। अपराधी होता है। लेकिन जब यहाँ जाति की बात आए तो हम बताते हैं कि SC के व्यक्ति ने वो घृणित कार्य किया था, हमने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया और उसको फांसी की सजा हुई। तो कोई व्यक्ति ये बोले कि हम जातिवाद करते हैं तो वो गलत बोलता है। फुलेरा विधानसभा में आपको लोग देख रहे हैं, अपने वोटर से क्या कहोगे या लोगों से क्या अपील करोगे? देखिए, लोगों से मेरी यही अपील है कि हम कोई मौसमी जो बादल होते हैं बारिश वाले, वो नहीं है। हम 5 साल से कंटिन्यू आम व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, और जो सही है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारी जवानी ख़राब कर रहे हैं, हम हमारा पैसा ख़राब कर रहे हैं, हमारा करियर ख़राब कर रहे हैं। वो करियर इसलिए नहीं ख़राब कर रहे, वो पैसा इसलिए नहीं ख़राब कर रहे, या वो जवानी इसलिए नहीं ख़राब कर रहे कि हमको किसी को हराना है, हमको किसी को जिताना है, हमको किसी से प्रतिशोध लेना है। नहीं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हाशिए पे जो समाज है, जो पीड़ित है, जो गरीब है,
उसको किस तरीके से आगे लाया जाए, ये राजनीति ही तय करेगी। बिना राजनीति के कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ सकता। तो हम जो कतार में अंतिम रूप से खड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो सारे दलित हैं मेरी नज़र में। अगर कोई सवर्ण गरीब है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो भी दलित ही है। और जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं, किसी भी जाति का हो। और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो हम एएसपी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी राकेश जोया फुलेरा विधानसभा में असली मुकाबला अपना किससे मानता है, निर्मल कुमावत से या विद्याधर सिंह से? देखिए, मुकाबला जीतने वाले के साथ किया जाना चाहिए। पिछली 4 बार से कांग्रेस कंटिन्यू हार रही है, तो हारने वाले से मुकाबला तो करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम मुकाबला करने चाहते हैं जीतने वाले से। तो मेरा सीधा सीधा मुकाबला निर्मल कुमावत से है। मेरा मुकाबला निर्मल कुमावत से है, ये कहना है राकेश जोया। जो भूमिका में मैं पहले ही बता दिया था, राजनीति से ज़्यादा इस व्यक्ति की पहचान सामाजिक यूथ लीडर की ज़्यादा रही है। अब राजनीति में कितने सफल होते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक दमदार एंट्री करके दोनों ही राजनीति पार्टियों के सामने एक मुसीबत तो खड़ी कर दी है। देखते हैं इसका परिणाम क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत थैंक यू।